नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम पेपर की। आज है दिनांक 7/9/2025। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 की जो भर्ती आई थी उसके एग्जाम हो रहे हैं। आज से स्टार्ट हो गए। फर्स्ट पेपर हुआ आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ। उस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आरपीएससी ने पूछे, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और यहाँ से समझने का प्रयास ये किया जाएगा कि किस प्रकार के सोर्सों का जो इस्तेमाल है वह आरपीएससी कर रही है। और आने वाले एग्जाम्स जो कि स्कूल लेक्चरर का आने वाला है 2026 में, उससे पहले कॉलेज लेक्चरर का आने वाला है दिसंबर 2025 में। तो उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम हैंडल करना सीखें, उन पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस को। क्योंकि आरपीएससी ने जो अपना ट्रेंड है उस तरह से बदला है कि अब काफी डीप में जाकर वह क्वेश्चंस को पूछने लगी है, ऑथेंटिक सोर्सों से पूछने लगी है। आप देखेंगे कि आरपीएससी की जो आंसर की है उसमें बहुत कम क्वेश्चंस अब डिलीट होते हैं, क्योंकि आरपीएससी ने अपने पैटर्न को इस तरह से बदल दिया है कि वह ऑथेंटिक सोर्स को लेके चलती है। यहाँ पर वह जो भारत सरकार है उसकी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रही है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स से क्वेश्चन उठा रही है। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को उठाया गया है, साइट्स से क्वेश्चन उठा रही है। तो यहाँ पर एक कंप्लीटली जो पैटर्न आरपीएससी ने चेंज किया है उस कंप्लीटली पैटर्न के अनुसार ही हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। तभी हम कंपटीशन में बने रह पाएंगे, अन्यथा हम बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमें उस डीप में उतरना होगा। चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अन्य एग्जाम्स में जहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस आती है वहाँ हर जगह आपको यह चैनल हेल्प करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस अब इतनी विस्तृत हो गई है कि वह हर एग्जाम में आती ही आती है। और उसके जो क्वेश्चंस है वह इतने डीपली पूछे जाते हैं कि आपको बिना गाइडेंस के उन क्वेश्चंस को किसी प्रकार से आप हल नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ पर फिक्की जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसकी फुल फॉर्म है, उसके बारे में बात की गई है। उससे संबंधित कुछ संगठन हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उससे अलाइंड हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है कि ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फिक्की से अलाइंड हैं। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स जो कि एक एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। एक आर्ट्रीब्यूटेशन की है, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्ट्रीब्यूटेशन आईसीए। एक है कन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस CMSME। तो ये तीनों की तीनों ही जो संगठन है वह अलाइंड संगठन है फिक्की से। कहाँ से पता चला है हमें, तो पहले तो ये देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा यह होगा सी। ए, बी और सी ये तीनों ही अलाइंड जो संगठन है वह फिक्की से हैं। तो यहाँ से हमें पता चला है। यह ओरिजिनल वेबसाइट पर हम चलते हैं। यह फिक्की की ओरिजिनल वेबसाइट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की की ओरिजिनल वेबसाइट है। और यह है अलाइंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने जो फिक्की की ओरिजिनल वेबसाइट है उसको खोला, वहां पर जो अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन आता है उसमें मैं गया और वहां से हमने यह अलाइंड ऑर्गेनाइजेशंस को निकाला। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ये रहा, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक है, पहला ही ऑप्शन ये है। आप पेपर पे जाकर दोबारा देख सकते हैं, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एज इट इज, कोई चेंज नहीं। आपका सेकंड जो है वह आ जाता है, ये रहा, कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पर यह ऑप्शन थर्ड है। ये देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है। आप इसके आगे चलते हैं और तीसरा जो संगठन है वो हमें दिखाई देता है यहाँ पर, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, देखिए ये रहा, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन आईसीए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल जो साइट है उससे सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में जाकर और यह यहाँ से क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हो सकता है कि कल के जो पेपर हो उसमें
क्वेश्चन को यही रखे और उसके ऑप्शंस को चेंज कर दे और वहां पर आपको मिल जाए देखने को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये भी एक ऐसा संगठन है जो फिक्की से अलाइंड है। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, यह भी फिक्की से अलाइंड संगठन है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाउंडेशन, यह भी एक फिक्की से अलाइंड संगठन है। और इसके अलावा इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यह भी एक फिक्की से अलाइंड संस्था है, संगठन है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन उठाया गया है। अब यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगाने की किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश रहती नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है और ऑथेंटिक सोर्स से क्वेश्चन जो भी उठाया जाएगा वहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको यह पढ़ना होगा। या आपके पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इसका हो गया आपका ए बी सी तीनों ही सही है। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? यह एक नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आ सकता है। अगर आपने गुटनिरपेक्षता को अच्छे से पढ़ा है, उसके सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा है, तो आप ये इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए, नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट छिड़ा था एक कोल्ड वार की सिचुएशन में, जिस प्रकार से नव उदित राष्ट्रों ने अपना एक अलग से संगठन बनाया और यह डिसाइड किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, कि अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रखेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देंगे। तो यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन है, यह थोड़ा सा संदेशपद लगता है कि विश्व मामलों में तटस्थता। देखिए, जवाहरलाल नेहरू साफ साफ कहा था कि हम किसी भी प्रकार की तटस्थता को नहीं मानते। हम जो विश्व में मामले चल रहे हैं उन मामलों पर गहराई से सोचेंगे, विचारेंगे, बिल्कुल उसमें अपनी स्वतंत्र रूप से उसमें डिसीजन लेंगे। ना हम किसी के दबाव में आएंगे, ना हम किसी के तरफ झुकेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि तटस्थ हो जाएंगे। तटस्थता का मतलब तो ये होता है कि हमें विश्व के मामलों से कोई लेना देना ही नहीं है। हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, हम उस पर किसी भी प्रकार के अपने विचार नहीं रखेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तटस्थता वहां पर बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, ये जरूर उसमें एक सिद्धांत था गुटनिरपेक्षता में कि हम किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अपनी जो विदेश नीति है उसे स्वतंत्र रखेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर तो देते ही देते हैं। हर संगठन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है, कोई भी संगठन लड़ाई झगड़े की या फिर डिस्प्यूट्स की बात करता ही नहीं है। हर संगठन बात करता है कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रखना चाहते हैं। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। शक्ति गुटों में जो शक्ति गुटों के प्रति अप्रतिबद्धता है वह भी बिल्कुल सही है। कहा गया था कि किसी भी प्रकार से हम कोल्ड वॉर की सिचुएशन में जहाँ दो गुटों में बट गई थी पूरी दुनिया, वहां पर हमने डिसाइड किया था, यानी कि गुट निरपेक्षता को मानने वाले देशों ने डिसाइड किया था कि वे किसी भी गुट की तरफ नहीं जाएंगे और अपने एक स्वतंत्र विदेश नीति रहेंगे। तो यहाँ का इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। यह उसमें बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं था गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों में। इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वह करंट इश्यू से उठाया गया है। हाल ही में कुछ एक द्वीप को लेकर चर्चाएं आई थी। तो 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दो देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है? तो यह एक 1974 में एक समझौता हुआ था, वहां से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये भी एक नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ये एक अच्छा द्वीप द्वीप है, यह इसका आंसर है। आपने आराम से इसको पढ़ा भी होगा और आई होप बहुत से लोगों ने इसको करेक्ट किया होगा। यहाँ पे देखिए, यह न्यूज है और यह न्यूज अभी आई है, 2 महीने पहले न्यूज़पेपर में ये छपी है कि श्रीलंका ने बोला था कि हम किसी भी कीमत पर कच्चा जो तिबू द्वीप है उसको नहीं छोड़ेंगे। ये आपका कच्चा तिबू द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, एक पर्चा जहाँ जहाँ पर है, ये 285 एकड़ में फैला हुआ है। तो यहाँ पर श्रीलंका ने कुछ दावा किया था और इसी पे ये आर्टिकल छपा था और यहीं पे इस आर्टिकल में बताया गया था कि 1974 से 1976 के बीच उस समय जो भारतीय पीएम थी इंदिरा गांधी थी और श्रीलंका के जो पीएम थे वह थे श्री माव भंडार नायके। इन्होंने 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत किए थे। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तब श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा तभी से ठोकता है। ये देखिए, कच्चा द्वीप द्वीप की पूरी टाइमलाइन थी। 1902 से ये प्रकरण शुरू हुआ और बढ़ता 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 सीधा फिर 1974 में जाकर इंदिरा गांधी ने
इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया और इसको मान्यता दे दी कि यह श्रीलंका का है। तो ये खबरों में था, तो यहाँ से इसको उठा लिया गया था और सीधा सीधा इसको यहाँ पर छाप दिया। 1974 का ये ऐतिहासिक समझौता। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताएगा कि आरपीएससी किस हद तक क्वेश्चंस की मैपिंग करती है, किस हद तक उस पर मेहनत करती है, किस तरह से बनाती है। और मैं ये कहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछने की कोई किसी भी प्रकार के नॉलेज चेक करना नहीं हुआ। यह तो आपको उलझाना होता है, कि कहीं ना कहीं आपको उलझाना है। देखिए ब्रिक्स का सम्मेलन होता है, हम अच्छे से जानते हैं कि ब्रिक्स के कौन कौन से मोटिव हैं। हम जानते हैं कि ब्रिक्स की थीम क्या है, उस थीम का महत्व क्या है। लेकिन सारी कुछ सब कुछ एज इट इज रखना, अब मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ एज इट इज रखना और एक छोटी सी मिस्टेक करना क्या दर्शाता है। चलिए देखिए, ब्रिक्स कौन सा कथन सही नहीं है। सीधा सीधा ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट ले जाता हूँ। यह एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है ब्रिक्स के लिए, क्योंकि हाल ही में जनवरी में सम्मेलन हुआ है ब्रिक्स का। तो भारत सरकार ने फरवरी 2025 में ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। कब किया था? फरवरी 2025 में ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया। और इस डॉक्यूमेंट में आप देखिए, सब कुछ भारत सरकार ने इसमें दिया है, पूरा। आपको पढ़ना चाहिए था, बिल्कुल बेशक एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से है कि सारा क्वेश्चन जो भी रिसेंटली सम्मेलन होते हैं, चाहे वे ब्रिक्स के होते हैं या फिर अन्य किसी संगठन के होते हैं, तो भारत सरकार क्या है कि इसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देती है। तो वहां से आपको इसको डाउनलोड करना है। इंग्लिश में आता है, बेशक सारी चीजें इंग्लिश में ही डाली जाती हैं, लेकिन आपको उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब चीजें वहीं से उठने लगी हैं। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी में मैटर ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, तो पहली बात तो कोशिश कीजिए कि आप इसे इंग्लिश में समझ सकें। क्योंकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बेसिक इंग्लिश को समझने की काबिलियत तो अपने अंदर क्या कीजिए, डेवलप कीजिए। अगर फिर भी अगर आप शुरुआती दौर में हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, गूगल ट्रांसलेट का उपयोग कर लीजिए, वहां से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि इस पीडीएफ को मैंने खोला और इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बता सकता हूँ। जैसे यहाँ जाइए और इसको ऐसे दबाइए और यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अभी मैं नेट से कनेक्ट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि इसको ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था और इस डॉक्यूमेंट में देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन आपका दिया गया था, क्या दिया गया था, ये रहा, इंडिया ब्रिक्स चेयरशिप एंड 30th ब्रिक्स समिट। ये देखिए, भारत ने 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखना कि आपको पहला ऑप्शन यहाँ से बना दिया इस लाइन से, कि 13वां ब्रिक्स का जो समिट है वो भारत ने किया था 2021 में। दूसरा ऑप्शन कहाँ से बनाया है? दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस जो 21 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जो भारत में हुआ, इसका विषय क्या था, इसका विषय क्या था। अब विषय में ही तो इन्होंने पूरी गड़बड़ कर दी है। देखिए ब्रिक्स एट द रेट 21, सातत्यता, समग्रता, सहमति, इंग्लिश में पढ़े तो ब्रिक्स एट द रेट 21, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन एंड कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो इसमें अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट पर। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है ब्रिक्स एट द रेट 15 और वहां पर दे रखा है ब्रिक्स एट द रेट 21। बाकी सारा कुछ एट द रेट 21 और 15 को छोड़कर बाकी सब कुछ एज इट इज है। इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सिक्वेंस। देखिए, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी एंड कंसोलिडेशन एंड कॉन्सिनेस, सीधा सीधा कुछ नहीं चेंज किया, 21 और 15 में आपको कंफ्यूज किया है। अब मैं ये समझता हूं कि मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी सम्मेलन को पढ़ रहे हैं और उसकी विषय को पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ये शब्द, सातत्य, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स का अंत है सहयोग। मेरे लिए तो ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे
कंपैरिजन देन कि इसके कि यह BRICS@21 है या BRICS@15 है। मेरे लिए तो ये ज्यादा जरूरी है। बाकी एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, वह स्टूडेंट से चाहता क्या है, वह स्टूडेंट को एक कंप्यूटर बनाना चाहता है या फिर वह एक स्टूडेंट को इंसान ही रहने देना चाहता है, मेरी समझ में यह बिल्कुल नहीं आ आता। अब जो स्टूडेंट बिल्कुल कंप्यूटर की तरह पढ़ता है, जैसे कि उसने देखा और ऐसा कैसा है उसने छाप दिया अपने अंदर, वह तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। लेकिन जो समझता है चीजों को, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को रटता नहीं है, समझता है, तो वह तो कहीं न कहीं उसमें कन्फ्यूज़ हो ही जाएगा। क्योंकि BRICS@21 और BRICS@15 में आप चेंज कर रहे हो। बाकी जो मेन कोर है उस विषय का, जहाँ पर बात आप कंटिन्यूटी की कर रहे हो, कंसोलिडेशन की कर रहे हो, कंसिस्टेंसी करते हो, अंतःसहयोग की करते हो, समग्रता, सहमति, सातत्य की बात करते हो, तो ये शब्द अपने आप में बहुत गहराई को समेटे हुए हैं। इन शब्दों के ऊपर आप जोर नहीं दे रहे और ये शब्द आपने एडिट रख दिए और आप जोर जोर दे रहे हो 21 और 15 में। नहीं समझ में आती मेरे लिए ये मेंटेलिटी क्या है क्या नहीं है। बस उन्हें क्वेश्चन बनाने से मतलब है, क्वेश्चन बनना चाहिए और बच्चे को एक कंप्यूटर बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है और यहाँ पर 2025 का ये देखिए सीधा सीधा लाइन, ब्राजील एज्यूम द ब्रिक्स चेयरमैनशिप 1 जनवरी 2025, सीधा सीधा उठा दिया है। और फिर 2025 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका विषय अधिक समावेशी व संपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दे रखा है स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। देखिए सीधा सीधा आपका विषय ये रहा, स्ट्रेंथिंग द ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, सीधा सीधा है आपका। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये यहाँ पर @ 21 और 15 गड़बड़ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका ये कथन गलत है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इस एक कथन है जो भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर यह वक्तव्य दिया गया था, उसे संबोधित करते हुए दिया गया था। किस प्रधानमंत्री ने यह दिया, यह आपसे पूछा गया है। तो कथन क्या है, कथन ये है कि इस महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यह एक वक्तव्य था जो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1948 में। यह एक सम्मेलन हुआ महासभा का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, जहां पर यह दिया गया था। देखिए एज इट इज, आई शुड लाइक टू स्टेट दिस जनरल असेंबली ऑन द बिहाफ ऑफ माई पीपुल एंड माई गवर्नमेंट दैट वी adhere completely and absolutely to the principle and the purpose of the United Nations Charter, and that will shall I try to the best of our ability to work for the realization of those principle and purpose। तो ये सेम एज इट इज पढ़ाया गया। आप इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो पूरा आपको आ जाएगा, आई शुड लाइक टू स्टेट द जनरल असेंबली ऑन द बिहाफ, ये सेम है पूरा एज इट इज। देखिए हाईलाइट कर देता हूँ। आई शुड लाइक टू स्टेट दिस जनरल असेंबली ऑन द बिहाफ ऑफ माई पीपल एंड माई गवर्नमेंट दैट आई विल डू एट द completely absolutely nation the charter for realizing the principle and purpose। सीधा सीधा ये देखिए सीधा उठा लिया गया है। डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ मैं आपको, डॉक्यूमेंट कौन सा है ये। डॉक्यूमेंट ये रहा, ये पूरा एक वक्तव्य था, थर्ड सेशन था ये, थर्ड सेशन यूएनओ की जनरल असेंबली जो कि पेरिस में हुई थी। और 3 नवंबर 1948 को यह प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया एक वक्तव्य था जो जनरल असेंबली के मंच से नेहरू ने दिया था। यहाँ से ये उठाया है
और ये पूरा एक कह सकते हो वक्तव्य था, पूरा एक आपको पढ़ना चाहिए था। यहाँ से आपको क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और 1948 में यूएनओ में अपना वक्तव्य दे रहे हैं, आज़ादी के बाद का उनका पहला वक्तव्य, तो इस तरह से ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से इस तरह से इस चीज़ को उठा ले गया है। आई शुड लाइक टू बेस्ट द जनरल असेंबली पर्पस, और यहाँ से क्वेश्चन बना दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए, पढ़ना इसी तरह से पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपके नोट्स जो भी आप बना रहे हो उनको अब आरपीएससी ने साइडलाइन कर दिया है। आरपीएससी कह रही है अब तो आप गवर्नमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स जारी करती है, गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड, जो सब्जेक्ट में टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड हैं, आप उनसे पढ़िए, उनको पढ़िए। गवर्नमेंट क्या डाल रही है उससे अवेयर रहिए, गवर्नमेंट के टच में रहिए। अब पार्टिसिपेशन की बारी आ गई है, सक्रिय पार्टिसिपेशन। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या अपलोड कर रही है, क्यों अपलोड कर रही है। सब कुछ आपको गवर्नमेंट की साइट से देखनी पड़ेंगी, वहां से डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। इंग्लिश में है, आप हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो उनका ट्रांसलेट करना पड़ेगा और आपको उसे पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक गहराई लिए हुए है बहुत। ये एक विश्व व्यापार संगठन की बात की जा रही है। धोआ वार्ताएं जो कि 2001 में शुरू हुई, उसके बाद उनका 2006 में निलंबन हुआ। तो एक समूह जिसको बोलते हैं ओस्लो समूह, एक वैकल्पिक समूह है ये, जो कि धोआ वार्ताओं से संतुष्ट नहीं हुआ था, तो इन्होंने अपना एक अलग समूह इनका बनाया गया था। पूछा गया है कि इन जो समूह है जिसमें 6 मेंबर थे, इनमें कौन सा नहीं है। अगर बेसिकली देखा जाए, अगर हम तुक्का लगाएं, तो पाकिस्तान को बाहर कर सकते हैं, और पाकिस्तान ही इसका आंसर भी है। तो पाकिस्तान को इससे बाहर किया जा सकता है, लेकिन ये एक तुक्का था, मैंने लगा दिया था। और फिर मैंने इसका जब आंसर देखा, तो मैंने इसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो देखा, वहां से मुझे पता चला यह डब्ल्यूटीओ की जो चार्टर है, जो ओरिजिनल चार्टर है, उसका चैप्टर नंबर 7 है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए साफ साफ एक अ, ये देखिए 2006 में, यहाँ से पढ़िए आप, द दोहा राउंड वाज सस्पेंडेड इन जुलाई 2006। दोहा राउंड जो भी सस्पेंड हुआ जुलाई 2006 में, बिकॉज ऑफ द सिक्स कुड नॉट एग्री आफ्टरवर्ड एन अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ सिक्स समटाइम कॉल्ड द नॉन G6 और द ओस्लो ग्रुप। ठीक है, तो क्या है कि ये दोहा वार्ताओं से एग्री नहीं हुआ, तो एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसको बोला गया ओस्लो ग्रुप, जिसको नॉन G6 भी बोला गया। इस ग्रुप में 6 कंट्रीज थी। कौन सी 6 कंट्रीज थी? एक नॉर्वे थी, एक न्यूजीलैंड थी, एक केनिया थी, एक इंडोनेशिया थी, एक चाइना थी, एक कनाडा थी। आपको ऑप्शन में दिया गया है न्यूजीलैंड, केनिया और कनाडा। इसके साथ आपको पाकिस्तान को भी जोड़ दिया गया है, और पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह ओस्लो समूह में शामिल नहीं था। आपका केनिया था, कनाडा था, न्यूजीलैंड था, लेकिन पाकिस्तान नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका पाकिस्तान, सही आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट कौन सा है ये जो डॉक्यूमेंट है वह मैंने यूएनओ की साइट से लिया है, सॉरी डब्ल्यूटीओ की साइट से लिया है, और चैप्टर नंबर 7 है द ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यह बताता है, और यहाँ से इसको पूछा गया है। तो इस प्रकार के आपको क्या है कि याद करने पड़ेंगे पूरा, किस प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। देखिए, यहाँ से ओस्लो ग्रुप को उठा लिया, आपने आज तक इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब आ गया। तो आरपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन बना रही है, इसी तरह के क्वेश्चंस को जो ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहां से उठा रही है। आई होप आपने जो क्वेश्चंस की गहराई है उसको देखा होगा। अब आगे ये मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन आ गए।
तो ये जो 6 क्वेश्चन हमने देखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था इन क्वेश्चंस को आपके सामने लाने का, वह ये था कि आरपीएससी किस गहराई में उतर रही है, उसी गहराई में हमें आरपीएससी के साथ जाना होगा। क्योंकि अगर आरपीएससी गहराई में उतर रही है तो हम भी गहराई में उतरेंगे, तभी हम उन क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे। वरना हम ऊपर ऊपर रह जाएंगे और आरपीएससी अंदर चली जाएगी। तो हमको भी आरपीएससी के साथ ही गहराई में जाना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, तभी आप कंपटीशन में भी आ पाओगे। और चूंकि जो सीट्स हैं वो कम होती हैं, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएंगे, कम ही स्टूडेंट कर पाएंगे, क्योंकि इतनी गहराई में उतर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इतनी गहराई से इनको एनालिसिस करना, एक एक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। और आरपीएससी चाहती भी यही है कि यह हर किसी के बस की बात ना हो, क्योंकि अगर सबके सभी इतने टैलेंटेड हो जाएंगे तो सीट्स तो कम है, सबको सबको तो भर्ती नहीं किया जा सकता। तो आरपीएससी काम वही कर रही है, काम वो सही कर रही है, उसको बस छटनी करनी है। वह एक ऐसी संस्था है जो भीड़ में से हीरो को निकालने का काम करती है। तो भीड़ में से हीरो को निकालने का काम इसी प्रकार से होता है, आपको भीड़ से अलग दिखना पड़ेगा, आपको भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा। जब आप भीड़ से अलग सोचेंगे, तब आप एक राइट वे में जाकर उन हीरो में सेलेक्ट हो जाएंगे जिन्हें आरपीएससी ढूंढ रही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको रेगुलरली गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स पर अपलोड होने वाले डॉक्यूमेंट्स का विजन करना है और उनको पढ़ना है। इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास कीजिए, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वह ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, समझ लेंगे। जो भी शब्द क्लिष्ट लगे, कठिन लगे, उसे आप ट्रांसलेट करके देख लीजिए, और अगली बार जब आपके सामने वह इंग्लिश में भी आएगा तो आप उसे सॉल्व आउट कर देंगे। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपको जो 6 क्वेश्चन बताए गए हैं, इनके ओरिजिनल सोर्सेज बताए गए हैं, तो आपको इनसे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। और निश्चित रूप से आने वाली जो वैकेंसीज हैं, आने वाले जो एग्जाम्स हैं, 2026 में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आ रहा है, सेकंड ग्रेड का दोबारा आ रहा है, उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का दिसंबर में आ रहा है। तो इन सभी में आपको मदद मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वह बहुत गहराई से पूछे जा रहे हैं, तो सीरियसली आप इसे लीजिए। चलिए, अभी तक इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आने वाले भविष्य में इससे क्या है हेल्प मिल सके और वह भी समझ सकें कि किस प्रकार की तैयारी उन्हें करने की आवश्यकता है। चलिए, धन्यवाद। पढ़िए और सेलेक्ट करिए। थैंक यू।